नमस्कार दोस्तों, खचान क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत है। ठीक है, और मैं सुरेश कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी नई क्लास लेके। धीरे धीरे जो है टुकड़ों में डिवाइड करके अपनी क्लासें साइंस की संपूर्ण सिलेबस की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो है नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो करेंगे एक जो है मानव शरीर की ग्रंथि के बारे में ही कल अपन चर्चा कर रहे थे, यकृत ग्रंथि के बारे में। ठीक है, आज उसी तरीके से अपन एक और ग्रंथि जो है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं और उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। लेकिन दोस्तों, इस अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज जिसको अपन बोलते हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि जो है ये, अगर मैं इस ग्रंथि के बारे में यूं कहूं तो ये एक प्रकार की जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की अगर पूछ लिया जाए एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की अगर पूछ लिया जाए एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कैसे हैं? तो मिश्रित ग्रंथि ऐसे हैं कि ये जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी काम करती है और ये जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि की भांति भी काम करती है। मतलब कि दोनों प्रकार के कार्य ये ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस ग्रंथि को एक्सो या यूं कहे तो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों का काम करने के कारण इसको जो है मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर दूसरी बात इसके बारे में बताऊं तो ये ग्रंथि जो होती है वो दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। मैं फिर बता रहा हूं, मैं ग्रंथि जो बता रहा हूं दूसरी सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? पाचक ग्रंथि। पहले सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, यकृत ग्रंथि जो है वो सबसे पहली जो है वो सबसे बड़ी जो है वो पाचक ग्रंथि है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय ग्रंथि, जो एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि भी है। ठीक है, अब बात करता हूं इसकी स्थिति। ये अपने शरीर में कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति की अपन चर्चा करते हैं। तो ये ग्रंथि जो है आंत्र का ग्रहणी भाग है, जो अपनी छोटी आंत्र जो होती है उस आंत्र का ग्रहणी भाग, आंत्र के ग्रहणी भाग के अंतर्गत, ग्रहणी भाग के मध्य स्थित होती है। आंत्र के ग्रहणी भाग में, उदर गुहा में, आंत्र के मध्य भाग में या आंत्र के जो ग्रहणी भाग है उसके मध्य भाग में स्थित होती है कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो ये ग्रंथि की क्या हो गई, स्थिति हो गई। अगर अपन बात करें इस ग्रंथि के आकार की तो ये ग्रंथि जो होती है वो 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी जो है ये ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि को अपन बोल रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोल रहे हैं? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि के बारे में अपन चर्चा करें तो इस ग्रंथि के अंतर्गत जो ग्रंथि बनी होती है उन कोशिकाओं को जो है वो एसिनाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिनाई कहा जाता है। और ये एसिनाई कोशिकाएं, ये जो है विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको एसिनाई कोशिकाएं कहा जाता है। मतलब कि ये जो ग्रंथि बनी होती है ये ग्रंथि एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है और ये जो एसिनाई कोशिकाएं होती है इन एसिनाई कोशिकाओं से पाचक रसों का स्त्राव होता है। पाचक रसों का स्त्राव होता है। किनका स्त्राव होता है? पाचक रसों का। ठीक है, इसका मतलब कि इससे जो है एसिनाई जो कोशिकाएं हैं इनसे अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है, जो क्या काम करता है? जो भोजन के पाचन का काम करता है। कौन सा काम करता है? पाचन का काम। इसका मतलब कि इस ग्रंथि के द्वारा पाचक रस का स्त्राव हो रहा है। इसका मतलब ये ग्रंथि कौन सी है? बहिस्रावी प्रकार। किस प्रकार की? बहिस्रावी प्रकार की। मतलब कि अग्नाशय ग्रंथि का बहिस्रावी प्रकार का गुण किन कोशिकाओं के कारण से होता है? तो वो होता है एसिनाई कोशिकाओं के कारण। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि की एसिनाई कोशिकाओं से पाचक रस का स्राव होता है। इस कारण इस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा गया है? बहिस्रावी ग्रंथि भी कहा गया है। दूसरा अग्नाशय ग्रंथि जो है इसके बारे में बात करते हैं तो इस ग्रंथि के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है और उन विशेष कोशिकाओं को कहा जाता है लेंगरहैंस। लेंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या कहा जाता है? लेंगरहैंस की दीपिकाएं। लेंगरहैंस नामक व्यक्ति ने इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं की खोज की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लेंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। और ये जो लेंगरहैंस की दीपिकाएं होती है ये कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये लेंगरहैंस की दीपिकाएं 3 प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और ये जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं क्या काम करती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति काम करती है। किसके रूप में काम करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। इसलिए ये ग्रंथि जो है एक प्रकार की क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और दोनों मिलाकर इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ध्यान रखना, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ठीक है। मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी प्रकार से भी काम करती है और बहिःस्रावी प्रकार से भी काम करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी लैंगरहैंस दीपिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो अल्फा कोशिकाएं, एक होती है बीटा कोशिकाएं और एक होती है गामा कोशिकाएं। मतलब 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है। अल्फा कोशिकाओं से जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है। किस हार्मोन का स्राव होता है? ग्लूकागोन हार्मोन का। बीटा कोशिकाओं से जो है वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। किस हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और जो गामा कोशिकाएं हैं इनसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। इनसे अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो है इसमें एसिनाई कोशिकाएं तो पाचक रसों का स्राव कर रही है और लैंगरहैंस की दीपिकाएं हार्मोन्स का स्राव कर रही है। इसलिए ये क्या होगी? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। अब इन ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, इन हार्मोन्स के कार्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखना दोस्तों, मैंने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आपको क्या क्या बताया है। इनकी चर्चा करने से पहले बताता हूँ, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो एक प्रकार की मिश्रित, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, वो है यकृत, जबकि ये दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसकी स्थिति की बात करता हूँ तो जो अपनी छोटी आंत्र होती है, छोटी आंत्र का ग्रहणी भाग होता है, उसके ग्रहणी भाग का जो एक गोलाकार घुमाव होता है उस घुमाव के मध्य स्थित होती है। अगर इसका कलर की बात करें तो ये गुलाबी व हल्के पीले रंग की होती है। गुलाबी या यूं कहे तो हल्के पीले रंग की होती है। हल्के पीले रंग की होती है। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। इसका आकार जो होता है वो 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें कोशिकाएं पाई जाती है वो एसिनाई कोशिकाएं कहलाती है, जिनसे क्या होता है? पाचक रसों का या अग्नाशय रस का स्राव होता है। और यही अग्नाशय रस जो होता है वो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें लैंगरहैंस दीपिकाएं कहा जाता है। ये अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा कोशिकाओं से जो है वो गामा कोशिकाओं से, या गामा कई जगह तो इसको गामा भी लिखा होता है, कई जगह इसको डेल्टा भी लिखा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप डेल्टा भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो डेल्टा कोशिकाओं से जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। अब इन हार्मोन्स के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। भाई इन हार्मोन्स का जो काम होगा वही तो अग्नाशय ग्रंथि का काम होगा, ठीक है। तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखना इस ग्रंथि के हार्मोन्स का कार्य। इस ग्रंथि के हार्मोन्स के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये मानव का जो रक्त होता है, मानव शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। ग्लूकोज की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कैसे करता है? मानव रक्त के अंतर्गत जो होता है वो 100 मिलीलीटर रक्त में जो है वो 100 मिलीग्राम जो है वो क्या होता है? इन हार्मोन ग्लूकोज पाया जाता है। ये इसका सामान्य स्तर है। ग्लूकोज का रक्त में 100 मिलीलीटर रक्त में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज जो होता है ये ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है, ठीक है। और इससे अगर जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं,
जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जो है ये स्थिति हो जाती है 150 मिलीलीटर रक्त में, सॉरी 100 मिलीलीटर रक्त में जो है 100 मिलीलीटर रक्त में जो है रक्त में 150 मिलीग्राम जो है वो क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन यकृत को, किसको, यकृत को क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए उद्दीपित करता है, उद्दीपित करता है। ये काम कौन करता है, ये काम जो है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो मतलब डायरेक्ट इसकी दो शब्दों में यूं कहे तो मानव रक्त में ग्लूकोज के स्तर को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने का काम किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कम करता है, यानी कि ग्लूकोज को किस में चेंज करवा देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करवा देता है। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है इंसुलिन के बारे में। ये हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो है, इस हार्मोन की कमी के कारण जो है वो रक्त में क्या हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को तो कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। ध्यान रखना, मैं कुछ टर्म बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। पहला, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना, हाइपरग्लाइसीमिया। जबकि रक्त में इंसुलिन की कमी क्या कहलाती है, मधुमेह रोग कहलाती है। क्या कहलाती है, मधुमेह रोग कहलाती है, मधुमेह रोग कहलाती है रक्त में इंसुलिन की कमी। ठीक है, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ऐसी स्थिति में जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो रही है। ऐसी सिचुएशन में जो है ये ग्लूकोज जो है ये मूत्र की सहायता से बाहर उत्सर्जित होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, निकलना शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो है उस मनुष्य के शरीर में या उस मानव के शरीर में जो है वो भयंकर बीमारी उत्पन्न होती है। उसको अपन बोलते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। ध्यान रखना, मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस। क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस। ध्यान रखना, ठीक है। मधुमेह रोग जो है, इस रोग के रोगी में जो है वो देखने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि देखने या आंखें कमजोर हो जाती है, उसकी आंखें कमजोर हो जाती है, और वो जो है वो उसमें शरीर में हर समय जो है वो ऊर्जा की कमी महसूस होती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है उस व्यक्ति को शरीर में क्या होती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इंसुलिन की कमी होने पर जो है वो क्या हो गया कि वर्तमान समय में जो है इस रोग के इलाज के लिए, यूं कहे तो मधुमेह के इलाज के लिए, किसके इलाज के लिए, मधुमेह रोग के इलाज के लिए कृत्रिम इंसुलिन दिया जाता है, कृत्रिम इंसुलिन दिया जाता है, और इस कृत्रिम इंसुलिन को कहा जाता है ह्यूमिलिन। क्या कहा जाता है, ह्यूमिलिन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मधुमेह रोग के इलाज के लिए जो कृत्रिम इंसुलिन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमिलिन। सबसे पहले जो है इस ह्यूमिलिन को गाय और सुअरों के यकृत से प्राप्त किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, किसके द्वारा, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ये ह्यूमिलिन जो है ये स्टिरिचा कोलाई जीवाणु से प्राप्त होने लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है, जिसके इलाज में कृत्रिम इंसुलिन काम में आता है, जिसको ह्यूमिलिन कहा जाता है। ध्यान रखना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो क्या है, रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी। ठीक है, दूसरी बात करता हूं, जब रक्त में इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अधिकता हो जाती है। रक्त में इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो देखना, जब रक्त में इंसुलिन हार्मोन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो रक्त में जितना भी ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना, रक्त में क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, रक्त में ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया।
मैंने दो टर्म बताए हैं आपको, एक तो बताया हाइपरग्लाइसीमिया और एक बताया है हाइपोग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का घटना क्या कराता है, हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। ठीक है, ये दो है, इसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा हार्मोन जो है वो है ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन। वैसे तो कहा जाता है कि ये हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। लेकिन ये जो हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है, ये रक्त में जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, किसकी, ग्लूकोज की कमी, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, ये अमीनो अम्लों व वसीय अम्लों को, या यूं कहे तो वसा को क्या कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम कर देता है। क्या कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम। ग्लूकागोन हार्मोन जो है, जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अमीनो अम्लों और वसा को क्या कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। इस प्रकार ये भी क्या होता है, एक हार्मोन होता है। और अंतिम हार्मोन जो बचता है वो बचता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन का काम होता है कि मानव शरीर में बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन या बीएमआर, आधारीय उपापचय दर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है, या यूं कहे तो आधारीय उपापचय दर को नियंत्रित करता है। ये बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्ट कौन से होते हैं, मतलब कि जो शरीर के अंतर्गत जितनी भी उपापचय की अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है शरीर के अंतर्गत जितनी भी पाचन अभिक्रियाएं होती है, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की रिएक्शन शरीर के अंतर्गत संपन्न होती है, उन सब की जो है रेट को या उनकी दर को जो है वो नियंत्रित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में यही ध्यान रखना आपको कि दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसमें लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जो होती है, उनसे 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन और गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, जबकि इस ग्रंथि की एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा जो है वो पाचक रस, जिसको अपन बोलते हैं अग्नाशयी रस का स्राव होता है। और ये अग्नाशयी रस जो होता है, ये अपने शरीर के अंतर्गत जो है वो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो है अग्नाशयी ग्रंथि होती है, मानव शरीर में गृहिणी भाग के पास स्थित होती है। 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी आकार की ये ग्रंथि होती है। अगर इसका कलर देखने की बात करें तो हल्के पीले या गुलाबी रंग की ये ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। ये थी अपने अग्नाशय ग्रंथि। फिर जो है कल अपन जो है अगली ग्रंथि के बारे में या किसी अन्य टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।